हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 11 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना पहला बोला जा रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखिए बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एफ इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर m, इस कैपिटल M का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, इस स्मॉल m का मतलब होता है बच्चे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस g को हम लोग बोलते हैं बच्चे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, f को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और r को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच का ना डिस्टेंस जो रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं r बोलते हैं। यहाँ पर क्या है m1 m2 है, इसका मतलब ये है ना बच्चे कि यहाँ पर मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। सपोज कर जैसे कि ये दो पेंसिल है ना, तो यहाँ पर ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m2, ठीक है ना, ये है बोलने का मतलब। तो बोला जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स टू बॉडीज का डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। तो देखिए बच्चे, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इस पे जो डिपेंड करता है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों मास का मल्टीप्लाई है। देखिए दोनों मास का मल्टीप्लाई किए हैं, तो हाँ इस पे भी डिपेंड करता है। सम ऑफ देयर मासेस, दोनों मास को सम कर दो, तो यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्मूला में m1 प्लस m2 नहीं लिखा है, इट मीन्स ये क्या करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिल्कुल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इन तीनों पे ये डिपेंड करता है, इससे सम ऑफ देयर मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। बच्चे कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों का वैल्यू याद रखिएगा। कैपिटल जी का वैल्यू होता है बच्चे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और बच्चे इसका ना यूनिट भी याद रखिएगा। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चे, इस जी को मैं पहले ही बताया था क्या बोलते हैं, इस जी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन इस स्मॉल जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, स्मॉल जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये अर्थ के सरफेस पे क्या होता है बच्चे, तो ये अर्थ के सरफेस पे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो देखिए बच्चे, ये वाला चीज ना मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है ना, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि यहाँ पर एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये देखिए डिस्टेंस को आप किसी से भी लिखिए, आर से लिख सकते हैं, स्मॉल आर से, कैपिटल आर से, किसी से भी लिखिए। तो बच्चे देखिए ऐसा फॉर्मूला कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा फॉर्मूला देखने को मिल रहा है मुझे ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। एक बॉडी क्या कर रहा है बच्चे, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सपोज करिए ना कैसे करके एक बॉडी है, बॉडी मतलब कुछ हो सकता है, बॉडी मतलब ये पेंसिल हो सकता है, ये पेन हो सकता है, कुछ भी ना, ये क्या है, बॉडी है। ये बॉडी क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है अपवर्ड, मतलब कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, अपोजिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और ना ये स्मॉल जी क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है बच्चे, ऊपर जा रहा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब। तो बच्चे मैं बताया हूं ना कि जब भी कोई चीज ना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, इट मीन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर जीरो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है, तो पहला क्वेश्चन है ऑन अर्थ, अर्थ पर द वेट ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम मास विल बी, मतलब कि वेट क्या होगा, डब्लू क्या होगा, वेट क्या होगा जिस बॉडी का ना, सपोज करो कि ये एक बॉडी है, इसका मास ना बच्चे 10 kg है, इसका मास क्या है बच्चे 10 kg है। तो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला कि ना वेट का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि मास 10 kg है, तो यहाँ पर लिख दो मास 10 kg। और स्मॉल जी का वैल्यू अभी आपको बताया हूँ ना, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 होता है, 9.8
0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10 × 9.8 बच्चे ये 98 होता है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 98 न्यूटन आ जाएगा। याद रखिएगा ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूटन बोलते हैं। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया। तो किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है 10 kg है ना, उसका वेट कितना होगा बच्चे, उसका वेट होगा 98 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h। तो सपोज करो कि एक बॉडी है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है बच्चे, h है। यहाँ से क्या क्या कर रहा है, ये फॉल हो रहा है, गिर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं। तो विल हैव अ वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चे आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था ना कि उसका वेलोसिटी क्या होता है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है ना तो बच्चे देखिए, आप लोग को मैं बताया था ना यहाँ पर कि ना हम लोग पास ना 3 फॉर्मूला होता है मोशन ऑफ इक्वेशन का। तो पहला फॉर्मूला होता है v = u + at, ठीक है। सेकंड होता है s = ut + हाफ at²। एंड थर्ड होता है v² = u² + 2as होता है। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ तो समझ में आएगा आसानी से। तो देखिए बच्चे, कॉपी में नहीं, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि हमारे पास 3 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है v = u + at, सेकंड होता है s = ut + हाफ at²। एंड थर्ड फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as होता है। तो ये बच्चे है मोशन ऑफ इक्वेशन का क्या है बच्चे, ये 3 इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना इसमें ना देखिए, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें हम लोग को हाइट h दे रहा है और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। मतलब कि हमको वेलोसिटी और हाइट से रिलेटेड इक्वेशन को चूज करना है। तो देखिए बच्चे, इसमें वेलोसिटी है लेकिन इसमें कहीं पर भी डिस्टेंस या फिर हाइट नहीं है, तो हम लोग इस इक्वेशन को चूज नहीं करेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है बच्चे, इसमें आपका डिस्टेंस है लेकिन यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है। तो बोलो सर वेलोसिटी तो है सर u। तो बच्चे u है लेकिन हमको 2 वेलोसिटी चाहिए। सर 2 क्यों चाहिए, बता रहा हूँ 2 क्यों चाहिए। क्योंकि बच्चे ये क्या कर रहा है, ये एक बॉडी है ना, ये क्या कर रहा है, रेस्ट से फॉल कर रहा है। मतलब कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि v क्या होगा जब ये क्या है, h हाइट पे रखा हुआ है। तो हम लोग थर्ड वाले को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, इसमें कैपिटल V, इसमें V नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको चूज नहीं करेंगे। इस वाले को चूज करेंगे, इस वाले को चूज करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को स्मॉल v के बारे में पूछा जा रहा है। u दिया हुआ है और s भी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा ऐसा करके कुछ, v² = u² + 2gh। ये क्या होगा बच्चे, ये आपका फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि सर एक बॉडी फॉल हो रहा है, इट मीन सर उसका इनिशियल वेलोसिटी सर 0 हो जाएगा। तो 0⁻² मल्टीप्लाई 2g, और सर ये h को ना सर h ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर ये v² था तो ये v² ही हो गया, 0² 0 ही होता है तो ये क्या हो गया 2gh हो गया। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, v = हो जाएगा √2gh मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा, जिसको आप यहाँ पर लिख के रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो बच्चे इसका वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है कैपिटल G। ये ना कैपिटल G का वैल्यू पूछ रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G का वैल्यू होता है बच्चे 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चे इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चे स्मॉल g को बोलते हैं इन SI यूनिट। तो इसका वैल्यू क्या होता है SI यूनिट में, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 2 ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सेम हाइट। तो देखिए बच्चे, ये एक पेंसिल है, थोड़ा सा ये क्या है, लंबा पेंसिल है, और ये क्या है बच्चे, देखिए स्मॉल पेंसिल है। तो दोनों को क्या करूंगा मैं, अगर सेम हाइट से गिराऊंगा ना, दे विल रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट सेम टाइम। वो क्या करेगा बच्चे, सेम टाइम पे क्या करेगा, अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा। समझ में आए क्यों, क्योंकि बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए ये सेम टाइम पे तब पहुंचेगा ना जब फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज नेग्लेजिबल रहेगा। मतलब कि जो एयर का फ्रिक्शन है ना बच्चे, वो क्या रहेगा, नेग्लेजिबल, बहुत कम पड़ रहा है। मतलब कि इस पे एयर का, इस वाले ऑब्जेक्ट पे भी एयर का फ्रिक्शन बहुत कम है और इस वाले ऑब्जेक्ट पे भी क्या है बच्चे, एयर का फ्रिक्शन बहुत कम है। सर एयर का फ्रिक्शन मतलब ये होता है ना कि बच्चे इसको एयर रोक नहीं रहा है नीचे गिरने से। सर वो तो किसी को भी नहीं रोकेगा बच्चे। सपोज करो ना कि आप एक पेपर को गिरा रहे हो, एक सिंपल सा एक पेपर को गिरा रहे हो और एक इसको गिरा रहे हो सेम हाइट से। तो बच्चे आपको खुद पता है ना कि पेपर जो है ना बच्चे, वो ऐसे घूमते क्या होगा, नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि उस पर एयर का फ्रिक्शन लग रहा है। समझ में आ गया ना, एयर उसको क्या कर रहा है, ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन लग रहा है उस पर, लेकिन इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। समझ में आया, ये है बोलने का मतलब। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का नाम मुझे ना कॉपी में बना करके बताना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी में नोट कर लूँ फिर समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये कैपिटल F कितना लगेगा बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। मतलब कि सपोज करिए ना कि एक अर्थ है, सपोज करिए कि ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 किलोग्राम का। तो मैं बोल दिया ना कि यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिख लो ना, तो समझ में आएगा। तो बोलोगे गिवन
मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से लिखेंगे एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम लोग स्मॉल m से लिखेंगे। देखिए बच्चे मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे 1 किलोग्राम है। समझ में आ रहा है? पहले तो ये समझिए ना। देखिए कितना फोर्स लगेगा अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे 1 किलोग्राम का है, प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, जो कि सरफेस पे रखा हुआ है इसका सरफेस पे। हियर द मास ऑफ द अर्थ इज, तो मास ऑफ द अर्थ को कैपिटल M से मैं डिनोट कर दिया। ये क्या है बच्चे 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द अर्थ से, अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस। तो ये अर्थ के सेंटर से ही लेते हैं, अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये डिस्टेंस क्या है, ये है बच्चे 6400 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द ऑब्जेक्ट आर कितने का डिस्टेंस है बच्चे 6400 किलोमीटर है। तो बच्चे हमेशा ऐसा यूनिट में रखिए ना हर एक चीज़ को। तो देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम में है यहाँ पर। और बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ना जो डिस्टेंस है ना बच्चे उन्हें मीटर में होता है, तो उसको मीटर में चेंज कर लो। तो यहाँ पर बोलोगे कि ये 6400 हो गया। किलो की जगह हम लोग क्या लिखते हैं 1000 लिखते हैं, तो यहाँ पर 1230 समझ में आ गया यहाँ पर, और ये हो गया मीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए एफ का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। सर फॉर्मूला तो आप ये बताए थे, F इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। हाँ बच्चे, तो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे मास ऑफ अर्थ दे रहा है। आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, इसको आप M1 बोल सकते हो, इसको M2 बोल सकते हो, तो भी सही है, कोई गलती नहीं करेगा। और ये G का ना वैल्यू आप बोल सकते हो कि सिंस G इज इक्वल टू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चे इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सभी का वैल्यू क्या कहते हैं, पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो जी होता है बच्चे 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई एम क्या है बच्चे, एम है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 मल्टीप्लाई स्मॉल एम क्या है बच्चे 1 है, तो 1 लिख दो अपॉन आर क्या है बच्चे, आर है तुम्हारा ये। तो देखिए आर स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, या फिर सिंपल सा पहले ऐसे कर लो, यहाँ पर 2350 है, 123 टू दी पावर 2। ये है बच्चे बोलने का मतलब। अब नेक्स्ट देखिए आप बोलोगे ना, अब आपको थोड़ा बता दूं मैं कि ना सबसे पहले क्या करिए, पॉइंट को हटाइए। क्या करिए, सबसे पहले पॉइंट को हटाइए। देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 नंबर के पहले है, तो यहाँ पर आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। इसको आप पेन से ही करिएगा, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि पेंसिल से आप इसको पेन से ही लिखिएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर 6.67 का जब 100 से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चे, तो ये हो जाएगा 667 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10⁻11 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻24। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी होगा ना तो उतना ही नंबर आ जाएगा, तो 1 यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 64 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 64 1 2 3 4 5। ये हो गया बच्चे, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दिया। अब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है, थोड़ा समझिए अब यहाँ पर समझिए। मैं आप लोग को कभी पढ़ाया हूँ नाइन्थ के ना मैथ का वीडियो देखिए, उसमें बताया हूँ आप लोग का कि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n क्या होता है, a⁻m प्लस n होता है। और कई बार भी लिखा रहता है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, ये होता है बच्चे a⁻m माइनस n होता है। मतलब कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसका पावर प्लस हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है उसका पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए ये 10 और ये 10, ये दोनों का पावर क्या है बच्चे, बेस क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि 10⁻11 प्लस 24, क्योंकि दोनों ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर है 24, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को पहले क्या करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो। तो बोलोगे कि 667 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 6 7 जब 42 कैरी 4, और 6 6 36 एंड 4 36 एंड 4 40 0 कैरी 4, और 6 6 36 एंड 4 36 एंड 4 40। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 4002 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे 10 टू दी पावर 13 आ गया, डिवाइड बाय। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, नीचे वाले को देखिएगा ना, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 64, इन दोनों को लिख दिया 64 मल्टीप्लाई 64, यहाँ पर 2 3 50, यहाँ पर 50, इट मीन्स 10 टू दी पावर 10 0 है। इसका बोलने का मतलब ये है। समझ में आया ये चीज़? अगर नहीं समझ में आया ना तो यहाँ पर 10 0 लिखिएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10 टू दी पावर 10 लगाइएगा। अब यहाँ पर लगाइए ये कॉन्सेप्ट, ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, कि देखिए बच्चे दोनों का बेस क्या है बच्चे, सेम है, और पावर क्या होगा बच्चा, माइनस होगा। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 13 माइनस 10 हो जाएगा, तो 13 माइनस 10 कितना होता है बच्चे, 3 होता है। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 3 हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा जो मैं समझाया अभी।
तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया ना। देखिए ये क्या है ना बच्चे, इसका जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर इतना लिख दिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 100 तो बच गया है ना, यहाँ पर बच्चे 100 भी आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। और ये 100 को लिखोगे आप 10⁻², तो यहाँ पर ना ये ना 10⁻12 हो जाएगा, या तो इसको ऐसे कर दो 10⁻2 लिख दो ऐसे करके, और फिर ना यहाँ पर ना ये 12 को माइनस करोगे, जहाँ 10⁻1 आएगा। मतलब इसको इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो इसमें क्या बचेगा, 10⁻1 बचेगा। तो यहाँ पर ये 4002 मल्टीप्लाई 10/64 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो और फिर खेल खत्म करो इसका। तो बोलोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 0 0 1, फिर 2 से इसको 32 टाइम्स में, फिर 2 से इसको 5 टाइम्स में, फिर 2 से इसको 32 टाइम्स में। अब ये सॉल्व होने वाला नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2001 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन जा 5, 0 0 5 2 ज़ा 10, और 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 32 मल्टीप्लाई 32, तो बोलोगे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आ गया 4, 6 + 6 12 कैरी 1, और 9 + 1 10, तो यहाँ पर आ गया 1024, ठीक है ना। देखिए 1024 के टेबल में 1000 ये नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि ना 9 टाइम्स में आएगा। कितना टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में जब आप करोगे ना, तो ऐसा करोगे 9 टाइम्स करोगे ना, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18, 19 20 21 21 1 कैरी 2, फिर 9 जो 0 और 9 1 जा 9, तो कितना आ गया, 9 टाइम्स में आ गया बच्चे आपका 9216, 9216 लिखोगे 9216, फिर 15 - 6 होता है 9, फिर 9 - 1 होता है 8, फिर 9 - 2 होता है 7, और 9 - 9 0, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिलेगा, फिर 1024, तो बच्चे देखिए ना ये ना 7 टाइम्स में ये जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसको आप ना 1000 समझिए, तो 1000 मल्टीप्लाई 7 7000 होता है, और 1000 मल्टीप्लाई 8 करोगे ना बच्चे तो ये 8000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ना 7 टाइम्स में आप करिए मल्टीप्लाई इसको, तो 1024 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16, और 1 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पर क्या आ गया 7 टाइम्स में, यहाँ पर 7168 आ गया। फिर यहाँ माइनस करोगे तो 10 - 8 2 हो गया, फिर 8 - 6 2 हो गया, फिर 8 - 1 7 हो गया, और यहाँ 0, फिर पॉइंट है तो फिर से 0 मिलेगा। तो फिर देखिए ना बच्चे, फिर ना इसी के हैं 7 टाइम्स में ही क्या आएगा बच्चे, 7 टाइम्स में ही आएगा ये 7168, फिर इसको माइनस कर लीजिएगा। देखिए बच्चे मैं बोल सकता हूँ ना कि इन सबको सॉल्व करने पर यहाँ पर था 2001 मल्टीप्लाई 5/32 मल्टीप्लाई 32, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 9.77, और 9.77 ना बच्चे अप्रॉक्सीमेट 9.8, और बच्चे देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है, तो यहाँ पर ना न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट है तो यहाँ पर ना अप्रॉक्स लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पर न्यूटन कैसे आया वो बताइए, तो वो भी बता सकता हूँ कैसे आया न्यूटन, थोड़ा लेकिन दिमाग लगेगा, हल्का सा दिमाग लगेगा। दिमाग तो आप लगाएंगे ही। देखिए दिमाग कैसे लगाना है, दिमाग ये लगाना है ना कि देखिए जी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, जी का वैल्यू यूनिट को देखिए ना, जी है यहाँ पर, जी का देखोगे ना तो जी यहाँ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर यहाँ एम का यूनिट क्या है बच्चे, एम का यूनिट है किलोग्राम, फिर इस एम का यूनिट क्या है किलोग्राम, और नीचे में आर स्क्वायर का यूनिट क्या है बच्चे, मीटर है, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर। देखिए किलोग्राम स्क्वायर से ये किलोग्राम स्क्वायर कट गया, मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट गया, बच क्या गया न्यूटन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर न्यूटन लिख दिया। तो बच्चे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है, तो इसमें क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच में, इफ यदि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे, स्मॉल r है। तो इस केस में f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है बच्चे जब क्या है मास m1 m2 है और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है r है। तो आप बोलोगे ना कि ना इस केस में आप बोलोगे कि पहले सबसे पहले आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल TATIONAL ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब बोला जा रहा है ना बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर वन ऑब्जेक्ट का मास, एक ऑब्जेक्ट का मास का बच्चे डबल हो जाएगा तो क्या होगा, तो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोलोगे ना कि ना m1 डैश मतलब ना कि ना इस बार ना m1 को चेंज कर दिए, क्या चेंज कर दिए कि ना इसको डबल कर दिए m1 से, मतलब जितना पहले m1 था ना उसको जस्ट डबल कर दिए। m1 सपोज करो 5 था, तो 5 को डबल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 5 10 हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा f डैश क्या हो जाएगा, तो अब f डैश हो जाएगा g, तो g ही रहेगा। m1 अब हो गया है बच्चे 2m1,
ठीक है ना। M2 तो M2 ही रहेगा और R तो R ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एफ डैश हो जाएगा 2G M1 M2/R²। ये देखिए G को G लिख दिया, M1 को M1, M2 को M2, R² और 2 को बाहर कर दिया, तो एफ डैश हो जाएगा 2 को 2 लिख दिया और G M1 M2/R² क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। तो बच्चे जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा बच्चे, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ना, द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बिकम डबल। तो जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो बोलोगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकम डबल। वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है, तो अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। जो ये डिस्टेंस को ना बच्चे, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर देंगे। ट्रिपल मतलब कि 3 टाइम्स कर देंगे। सपोज करिए 1 टाइम्स है, मतलब कि ये आर है ना, तो उसको 3 टाइम्स कर देंगे। 3 टाइम्स करेंगे तो कितना, क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे, उसको बताना है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस, लिखोगे पहले यही लाइन यहाँ पर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ F = G M1 M2/R²। देखिए अब बोला जा रहा है ना कि ना हम लोग ना डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आर डैश होगा ना उसको क्या किया जा रहा है, 3 टाइम्स आर कर दिया जा रहा है। ट्रिपल मतलब कि 3 गुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जी को तो जी ही लिखेंगे, M1 को M1 लिखेंगे, M2 को M2 लिखेंगे और आर की जगह ना बच्चे इस बार 3R का पावर 2 कर देंगे। समझ में आए क्यों करेंगे बच्चे, क्योंकि इस बार आर को चेंज किया जा रहा है और किसी को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जी को तो जी लिख दिए, M1 को M1, M2 को M2, 3R का पावर 2। तो देखिए यहाँ पर ना बता दूं ना कि 3R का पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3R को 2 टाइम्स लिखना है। तो 3 3 जा 9 हो गया, R × R, R² हो गया यहाँ पर। तो आप बोल सकते हो ना कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, आ गया 9R²। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि F डैश = देखिए बच्चे, ये पूरा क्या है बच्चे, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है आपका F है, और नीचे में क्या है बच्चे, ये 9 है, तो ये क्या है 1/9। मतलब कि जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना बच्चे, वो ना डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर 9 अगर ऊपर में आता ना बच्चे, तो ये इंक्रीज होता। देखिए ये ऊपर में था इसलिए ये इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। लेकिन जब ये नीचे में है ना बच्चे, तो ये ना कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। या आप बोल सकते हो ना कि ना पहले वाले फोर्स का 1/9 टाइम्स हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा, या 1/9 हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो सिंपल सा ऐसा बोल लो कि द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, सिंपल सा बोलो, डिक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। कि क्या हो जाएगा बच्चे, 9 टाइम्स डिक्रीज जाएगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसी में, देखिए बच्चे अभी जो थर्ड वाला है ना, थर्ड में बोला जा रहा है ना कि मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल। मतलब कि पहले वाले केस में तो क्या था बच्चे, केवल एक ऑब्जेक्ट का मास को ही डबल कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बताना है। तो आप बोलोगे ना कि ना सिंस F = तो क्या होता है बच्चे, F = होता है G M1 M2/R² होता है। अब बोलोगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चे, ये M1 डैश को ना चेंज करके 2M1 कर दिया जा रहा है, एंड ये जो M2 डैश को चेंज करके बच्चे ये 2M2 कर दिया जा रहा है। जस्ट डबल कर रहे हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर जो नया F डैश होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे G M1 को चेंज कर दिए, 2M1 × 2M2 /R²। तो यहाँ पर F डैश को F डैश कर दिए, यहाँ पर G को अलग से G लिख दिए, M1 को M1 लिख दिए, M2 को M2 लिख दिए, R² को R² लिख दिए, और 2 × 2 ये हो गया बच्चे 4। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि ये F डैश कितना आ जाएगा, 4 × ये G M1 M2/R² क्या है बच्चे, ये F है। क्या है, ये F है। मतलब कि जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना बच्चे, वो पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स का बच्चे 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है ना कि वाई डज अ सीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन अ बॉल मेड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सीट। देखिए बच्चे सपोज करिए ना, मैंने ये पेज को ना क्या कर दिया, टीयर ऑफ कर दिया, फाड़ दिया यहाँ से। अब मैं ना इस एक पेज को ना गिरा रहा हूँ, सेम हाइट से ना इस पेज को गिरा रहा हूँ, और मैं क्या कर दिया, एक इसी के जैसा एक और पेज, इस पेज को भी क्या कर दिया, मैंने फाड़ दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, गोल बना दिया। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक सीट ऑफ पेपर क्यों स्लोअर गिरता है, नीचे नीचे फॉल होता है
अ बॉल मेड अप ऑफ दैट सीट, अगर उसी को मैं ना एक बॉल के शेप में बना दूंगा और उसको गिराऊंगा ना तो फास्ट गिर जाएगा। क्यों गिरेगा ऐसा, तो मैं बोलूंगा ना, तो आप बोलेगा यहाँ से कि अ सीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन अ बॉल मेड ऑफ दैट सीट बिकॉज बिकॉज बिकॉज, क्योंकि बच्चे देखिए एक सीट जब गिरेगा ना तो इसका बच्चे ये पूरा क्या है सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, देखिए जब जिसको मैं कलर कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सरफेस, ये पूरे को सरफेस बोलते हैं। तो इसका सरफेस क्या है बच्चे, ज्यादा है, इसका सरफेस ज्यादा है, जिसकी वजह से ना एयर इसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगाएगा और ये क्या होगा, आराम से गिरेगा। लेकिन जब मैं इसको क्या क्या कर दूंगा, रोल कर दूंगा, गोल बना दूंगा, और जब मैं इसको गिराऊंगा तो उस जो बॉल होगा ना, जो बॉल के शेप का होगा सीट, वो क्या होगा, उसमें सरफेस एरिया कम होगा, जिससे उसमें एयर फ्रिक्शन कम लगेगा और वो जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर बोलोगे a sheet of paper falls slower than a ball made of sheet because the surface area of the sheet is more due to which air friction is more so it falls slowly। ठीक है ना, ऐसा करके आप बोलोगे। अदरवाइज आप लोग को आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उस आंसर को भी चूज कर सकते हो अपने आंसर क्वेश्चन के आंसर को राइट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बच्चे आप बोल सकते हो ना कि न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, वो आपको बताता है ना कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है उसके बारे में बताता है, और कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके बारे में आपको बताता है। और भी बच्चे बहुत सारा चीज़ है जो कि जो इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का, वो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसकी हेल्प से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। बच्चे इस क्या है, ये जो लॉ है ना बच्चे, इस लॉ का ना बच्चे हर जगह हर फील्ड में यूज होता है, हर फील्ड में यूज होता है। तो आप लोग को आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर को राइट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डज अर्थ नॉट ट्रेवल टुवर्ड द मून। अर्थ क्यों मून की तरफ ट्रेवल नहीं कर जाता है इफ मून अट्रैक्ट द सन। देखिए हम लोग को पता है ना कि ना अर्थ क्या कर रहा है, मून को अट्रैक्ट किया हुआ है, और मून भी क्या कर रहा है बच्चे, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों में ना न्यूटन का ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, लग रहा है। यहाँ पर सपोज करिए कि ये अर्थ है और ये क्या है, मून है, ये क्या है, मून है। अर्थ भी क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है बच्चे, मून को खींच रहा है, और मून भी क्या कर रहा है बच्चे, अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है ना कि ना मून जब खींच रहा है ना तो अर्थ इसकी तरफ खिंचा जाए, तो बच्चे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे अर्थ का जो मास है ना बच्चे, मास वो क्या बच्चे, मून से बहुत ज्यादा है, मून से बहुत ज्यादा है। और जब मास ज्यादा होता है ना, जब मास ज्यादा होता है तो बच्चे हम लोग पढ़े हैं ना, ये पढ़े हैं हम लोग F इज इक्वल टू एम ए पढ़े हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे ना कि ना ए इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। मतलब कि देखिए जब मास बहुत ज़्यादा होता है ना, जब मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, कम हो जाता है। मतलब कि देखिए अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, जब मून उसको खींचेगा ना अपनी तरफ, मून उसको खींचेगा तो ना इसका एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा। देखिए जब ये एम बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ना अर्थ अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, मून चाहे इसको कितना भी खींचते रहे ये उससे कभी खिंचाएगा नहीं। तो देखिए बच्चे इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई डज द अर्थ नॉट ट्रेवल टुवर्ड द मून इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो आप बोलोगे कि द अर्थ डू नॉट ट्रेवल टुवर्ड द मून इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ मून, हैंस इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड द मून इज मच स्मॉलर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड द अर्थ। ठीक है ना, आपको जो मैं बोला वो क्या है बच्चे, वो आपको आंसर शो भी हो रहा होगा, आप लोग क्या कर सकते हो उस आंसर की भी हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। अदरवाइज जो मैंने बोला है ना वो भी क्या है बच्चे 100% करेक्ट है। आपको सिंपल सा ये बोलना है कि द अर्थ डू नॉट ट्रेवल टुवर्ड द मून इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, फुल स्टॉप, हैंस इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड द मून इज मच स्मॉलर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड द अर्थ। ये है बच्चे बोलने का मतलब। और बच्चे एक बात और जानिए कि ना अगर ना देखिए यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर क्या है, मून है, और अगर ना ये मून क्या हो, मून बच्चे अगर ये रिवॉल्व करना बंद कर देगा, मून अगर क्या करेगा, ये रिवॉल्व करना बंद कर देगा ना, तो क्या होगा, मून ना अर्थ के ऊपर आकर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। याद ये रखिएगा, ठीक है ना, इसमें है नहीं कहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको।